वेलकम बैक टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर। कैसे हैं दोस्तों? और आई होप आप सभी ने मध्यकालीन बुंदेलखंड के बारे में तो कल देख ही लिया होगा। और आज हमारी जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों मैं इतना ही कहूँगी कि आप अब मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड भी आप मुझे अब कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी दोस्तों कि यदि आप चाहते हैं कि अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या आंसर राइटिंग के तरीके पर बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। क्योंकि मेरा नाम जो है, मैं सबसे पहले बताऊं कि मेरा नाम है वैशाली दुबे और मैंने एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2016 से मैं बार बार कहती आ रही हूँ दोस्तों कि मध्य प्रदेश का स्पेसिफिक जीके को हम कवर करेंगे और लगातार 2016 से ही मैं मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जीके को पढ़ा रही हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं इतना ही कहूँगी कि जो लोग नोट्स बनाते जा रहे होंगे, लिखते जा रहे होंगे, अब उनको एक बहुत ही खुशी देने वाला मौका आने वाला है। क्योंकि हमारा जो मध्यकालीन बुंदेलखंड है या हमारा पूरा का पूरा जो इतिहास है मध्यकालीन बुंदेलखंड का और मध्यकालीन मध्य प्रदेश का, वो लगभग 3 दिनों के बाद खत्म होने वाला है। उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस एमसीक्यूज के माध्यम से आपके सभी के सभी जो क्वेश्चंस है, पूरा का पूरा जितना भी हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक, हर एक रियासत, चाहे वो बुरहानपुर की सूफी परंपरा हो, चाहे वह मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम शासक हो, या हम बात करें गढ़ कटंगा के गौंड राज्य की या देवगढ़ के गौंड राज्य की, तो वो सभी आपका रिवीजन होने वाला है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी तक पूरा कवर किया हुआ है मध्यकालीन बुंदेलखंड, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अभी आपको नहीं पता कि आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है आपकी इन्हीं नोट्स का। लेकिन आगे जाके जैसे ही आपकी प्रीलिम्स आएगी और आप इन्हें क्या करिए, बार बार रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए दोस्तों, तो इसके बाद ही क्या होगा कि आप जैसे ही आपकी प्रीलिम्स आएगी और आप पूरा का पूरा ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, सिनॉप्सिस बनाते जाएंगे, तो उसका फ़ायदा आपको खुद ही देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आपको किसी भी प्रकार से यदि एग्जाम से रिलेटेड, एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8989920864 पर। और दोस्तों साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल बना हुआ है वैशाली दुबे पीडीएफ, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी मेरे जो लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ वहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों अनअकैडमी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यह, जहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारे जो टॉप एजुकेटर्स लगातार क्लासेस ले रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारा प्रयास यही है कि हम हर एक टॉपिक को आपको कवर कराते हुए चले और आप घर बैठे ही, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, साथ ही साथ दोस्तों जल्दी हम स्पेशल क्लास भी लॉन्च करने वाले हैं जहां पर हम कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में या कुछ ऐसे टॉपिक जैसे कि कोरोना वायरस के एमसीक्यूज के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एक ही लेक्चर में कवर होने वाला है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए दोस्तों। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एमपीपीएससी और व्यापम जो है गोल सिलेक्ट करना है। वहां पर एमपीपीएससी और व्यापम यदि आप गोल सिलेक्ट करते हैं और 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं दोस्तों आपसे इतना ही कहूँगी कि इसकी जो फीस है वह है 7,000। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज़ करेंगे तो यही आपको 10% डिस्काउंट के बाद मिलेगी 6,300 रुपये। और ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं या जो स्टार्टिंग से ही तैयारी करना चाह रहे हैं, 12th पास आउट है या फिर जो अभी ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं उनसे इतना ही कहूँगी कि आप परेशान मत होइए। साथ ही साथ जो मेरे पीडीएफ मिलेंगे या आगे आने वाले जो प्लस पर मेरी जो क्लासेस रहेंगी वो इंग्लिश मीडियम में भी रहेंगी। और मैं आपको इसमें भी हिस्ट्री में भी अब इंग्लिश मीडियम वालों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूँ। आप वैशाली दुबे पीडीएफ जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं
और पीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप जो है वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मात्र 315 रुपये पर मंथ कॉस्ट, देखिए आप 315 रुपये है, और इसका जो फीस है यदि हम बात करें तो 8,400, लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो यही आपको मिलेगा दोस्तों 7,560 रुपये में, मात्र 7,560। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और जैसे कि कल वाले हमने लेक्चर में देखा था कि कल हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन बुंदेलखंड के बारे में, और दोस्तों ये जहां पर आप इमेज ये देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा मध्यकालीन बुंदेलखंड था, और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है हमारा, वर्तमान में जो बुंदेलखंड है वह कहाँ तक फैला हुआ था, ये उत्तर प्रदेश तक ही फैला हुआ था। और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग आता है वो भी किसका भाग है, बुंदेलखंड का ही भाग है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो ये यहाँ पर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, दोस्तों ये लाहार जो कि दतिया जिले का ही भाग है। ये जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश को हमने मैप में देखा था कि कहाँ कहाँ, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही हमारा सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और साथ ही साथ हमारा दतिया वाला जो क्षेत्र है ये शामिल होता है। लेकिन हम मध्यकालीन बुंदेलखंड की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश जैसे कि लाहार हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, ये सभी जो जिले हैं ये भी शामिल होती हैं। दोस्तों जो कि मैं भी मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आज मैं ऐसी 2 रियासतों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, दतिया रियासत और चंदेरी रियासत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और चंदेरी का जैसे ही नाम आता है दोस्तों तो आपको चंदेरी की साड़ियाँ जरूर याद आती होंगी, चंदेरी का किला जरूर याद आता होगा, और चंदेरी आया है तो आपको बाबर भी याद आता होगा, क्योंकि बाबर आया था कहाँ पर, चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए। तो आज हम वो भी कवर करने वाले हैं। और बुंदेलखंड की प्रगति के बारे में कल हमने देखा था कि किस प्रकार से ऐबक ने और इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, और पूरा का पूरा जो बुंदेलखंड के बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार से इसके जो उत्तराधिकारी हैं कि पहाड़ सिंह के बारे में, और पहाड़ सिंह के ही उत्तराधिकारियों के बारे में हमने देखा था। और आज हमें पढ़ना है दोस्तों दतिया राज्य की स्थापना के बारे में। तो दोस्तों दतिया, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, या मध्य प्रदेश का जो सबसे बात करें हम कि जो नॉर्थन जो एरिया है वहां पर ही क्या आता है, हमारा दतिया आता है। लेकिन ये जो दतिया रियासत के बारे में हम बात करें, ये पूरा का पूरा दक्षिण पूर्वी भाग है दतिया मध्य प्रदेश का। और दतिया की बात करें तो दतिया सबसे पहले हुआ था कि एक छोटी सी एक जागीर हुआ करती थी जिसका नाम था बड़ौनी। और दोस्तों यदि बात करें हम ओरछा के शासक, हमने देखा था वीर सिंह बुंदेला, ये वही है, जहांगीर के दोस्त थे। तो हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि जहांगीर का ही परम मित्र कौन था, कल हमने देखा था कि कौन था, वीर सिंह देव बुंदेला। और वीर सिंह देव बुंदेला के 12 बेटे थे, और उनमें से सबसे छोटा बेटा था कौन, भगवान दास। दोस्तों स्टोरी हमारे यदि जो लेक्चर है आप, क्योंकि हमारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ नहीं है ना सिर्फ आपका है, क्या है, आपका और मेरा दोनों का। तो हमारे लेक्चर में एक स्टोरी होती है और हम उस स्टोरी को ही आगे बढ़ा देंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति वीर सिंह देव बुंदेला और उसका ही छोटा बेटा कौन है, भगवान दास। दिमाग में स्टोरी चलते रहना चाहिए, भगवान दास। और क्या किया कि वीर सिंह देव बुंदेला ने भगवान दास को क्या किया, एक छोटी सी ही जागीर दे दी जिसका नाम क्या था, बड़ौनी दतिया। तो दोस्तों यही हुआ है कि बेटे को एक छोटी सी जागीर बड़ौनी दतिया दे दी, और वर्तमान में इस स्थान को छोटी बड़ौनी के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से दतिया का जो शासक होता है वो होता है भगवान दास बुंदेला। दतिया तो क्या आ गया, भगवान दास बुंदेला आ जाते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि वीर सिंह देव बुंदेला के बाद में यदि हम जुझार सिंह बस को छोड़ दें कि जो मुगलों से क्या किया है, मतभेद की स्थिति में रहा है, लेकिन इसके अन्य पुत्र चाहे वो देवीदास हो या भगवान दास हो, पूरे के पूरे जो शासक रहे हैं बुंदेला शासक, वो मुगल संरक्षण में ही रहे हैं। तो हुआ ये है कि दतिया था
और दतिया में ही बुंदेला शासक कौन बैठ गया है? भगवान दास बुंदेला बैठ गया है। और इस प्रकार से उसने ही, भगवान दास ने ही मुगल सत्ता के संरक्षण में दतिया राज्य की स्थापना जो है वो रखी थी। ये आगे हम देखते हैं कि अब होता क्या है कि भगवान दास जो है वो भगवान राव बुंदेला के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो रहा है 1626 से लेके 1640 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी डिटेल में हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमारे दिमाग जो है वो कितना कवर करेगा, कितने शासकों को याद रखेगा। बहुत सारे लोग जो है वो यही सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या है या हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्तों तो देखिए क्या है कि यदि आप एक बार, दोस्तों सिर्फ एक बार की मेहनत होती है नोट्स बनाने में, एक बार की मेहनत होती है समझने में, और 4 बार आप उसको पढ़ लीजिए। तो क्या है कि जैसे ही आप उस चीज को 4 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज जो है वो स्टेबल हो जाएगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और जैसे ही आपको एक बार याद हो जाता है तो आपका प्री में यदि किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि 3 से 4 दिन के बाद ही हमारा मध्यकालीन इतिहास जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज को। लगभग दोस्तों 50 से 60 65 एमसीक्यूज होंगे और उसमें पूरा का पूरा हम बुंदेलखंड या देवगढ़ रियासत या पूरा का पूरा जो मध्यकालीन इतिहास वो कवर करते हुए आएंगे। तो आप एमसीक्यूज भी देख लीजिएगा। और मैं जब एमसीक्यूज होगा तो मैं पहले से ही बताऊंगी, ताकि जितने जो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार लेक्चर्स देखते आ रहे हैं वो निराश ना हो जब एमसीक्यूज बने या ना बने। तो मैं एक दिन पहले ही बता दूंगी ताकि आप जो है वो रिवीजन कर सके, और अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों हो सकता है कि कल या परसों में लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो देखिए आगे हम क्या कहते हैं कि भगवान दास अब क्या बन गए हैं? भगवान राव बन गए हैं। और उसके बाद ही होता ये है कि भगवान राव का ही पुत्र होता है जिसका नाम है शुभकरण बुंदेला। और शुभकरण बुंदेला बुंदेलखंड की दतिया रियासत का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इनके समकालीन एक कवि रहे हैं जिनका नाम है गोरेलाल जी। और गोरेलाल जी ने क्या किया है कि ये क्या थे, सत्ताई कूटनीति से संबंधित इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है छत्र प्रकाश पुस्तक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये छत्र प्रकाश पुस्तक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देखिए सबसे पहले छत्र प्रकाश में क्या मिलता है कि छत्र प्रकाश में ये मिलता है कि दतिया का जो पूरा का पूरा साम्राज्य है वो शुभकरण ने मुगल सूबेदारी में ही बसाया था या मुगल संरक्षण में ही बसाया था। और ये किस प्रकार के शासक थे? ये मुगलों के संरक्षण में रहने वाले शासक थे दोस्तों। तो हमने सबसे पहले बात की थी कहाँ से? दतिया रियासत से, कि दतिया रियासत थी। तो सबसे पहले हमने दतिया की लोकेशन देख ली। हम सभी जानते हैं कि दतिया की लोकेशन क्या है। फिर उसके बारे में दतिया के बारे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वीर सिंह देव बुंदेला के ही सबसे छोटे बेटे कौन होते हैं? भगवान दास। और भगवान दास ने ही क्या किया है? दतिया की बड़ौनी जो एक छोटी सी जागीर थी जो वर्तमान में छोटी बड़ौनी के नाम से जानी जाती है, और इस प्रकार से छोटी बड़ौनी में ही दतिया राज्य जो है वो स्टैब्लिश होता है। कब होता है? तो ये होता है 1626 टू, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1626 टू 1640 तक रहता है। किसका? भगवान दास का। जो किस नाम से बैठती हैं? वह बैठती हैं किस नाम से? तो भगवान राव के नाम से बैठती हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ दतिया द फर्स्ट रूलर ऑफ दतिया भगवान दास बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ लॉर्ड राव बुंदेला। तो ये राव बुंदेला के नाम से बैठ जाते हैं। उसके बाद इनका बेटा आता है शुभकरण, और शुभकरण की ही एक शासन काल में कवि होते हैं गोरेलाल जी। और गोरेलाल जी ने ही लिखी है कौन सी बुक? छत्र प्रकाश नामक बुक जो है वो गोरेलाल जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये हमें यहाँ तक स्टोरी कवर होती है। और यहाँ पर ही बताया गया है कि जो शुभकरण है वो किस प्रकार से कूटनीति से ही क्या बैठता है, और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो मुगल संरक्षण में ही बैठता है, दतिया का शासक बनता है। अब हमें यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और इतिहासकार के बारे में पढ़ना है जिनका नाम है भीमसेन सक्सेना। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर दो शुभकरण के ही शासन काल में दो ऐसे विद्वानों के बारे में पढ़ा। एक तो गोरेलाल जी की बुक पढ़ी हमने छत्र प्रकाश के साथ ही साथ हम यदि बात करें कि भीमसेन सक्सेना, तो भीमसेन सक्सेना जी हैं, उनकी ही बुक क्या थी? तारीख ए दिलकुशा। तो कैसे याद रखिए कि जो भीम जी थे
वो कैसे थे, दिल खुश थे। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि जो भीम जी थे वो कैसे थे, भीमसेन सक्सेना जो थे वो दिल कुशा थे या दिल खुश थे, तो आप कुशा से याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि इन्होंने ही किसका वर्णन किया है, शुभकरण की वीरता का वर्णन किया है। साथ ही साथ यदि हम बात करेंगे दतिया राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो दतिया राज्य का सबसे प्रतापी शासक था दलपत राव बुंदेला। और दोस्तों दलपत राव बुंदेला इसी कारण हम बोल रहे हैं कि सबसे प्रतापी शासक था, क्योंकि यही टाइम पीरियड किसका है, औरंगजेब का। दोस्तों देखिए ये टाइम पीरियड किसका है, औरंगजेब का है। चूंकि इसका पहले मूल नाम भी पूछा जा सकता है कि प्रताप सिंह, जो दलपत राव का ही मूल नाम क्या था, प्रताप सिंह था। और इस औरंगजेब के शासनकाल की हम बात करें तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये प्रतापी शासक था, क्योंकि दोस्तों ये मुगल संरक्षण में, क्योंकि हम जानते अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भगवान राव हो गए या शुभंकरण हो गया, ये मुगल संरक्षण में रहे हैं। लेकिन दलपत राव बुंदेला ने भी मुगल संरक्षण में तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने स्थापत्य की बात करें तो इनका जो दुर्ग है, जो प्रतापगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, दतिया में ही है। और ऐसे बहुत सारे जो कार्य हैं दलपत राव बुंदेला के द्वारा किए गए, जो स्वयं ही क्या किए गए हैं, स्वयं के ही निर्णय से बनाए गए हैं या लिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दलपत राव का ही नाम क्या आ गया है, यहाँ पर प्रताप सिंह आ गया है। और दलपत राव या प्रताप सिंह ने ही दतिया में एक विशाल दुर्ग की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या है, प्रताप दुर्ग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये प्री में आए या ना आए दोस्तों, व्यापम में या एसआई में ही पूरे के पूरे जितने भी व्यापम से रिलेटेड एग्जाम होते हैं वहां पर पूछे जाने की संभावना बहुत ही है कि प्रतापगढ़ दुर्ग की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, दलपत राव बुंदेला के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर एक चूंकि हमारा बुंदेलखंड है और जो लोग बुंदेलखंड के हैं वो जानते ही होंगे कि कोई ना कोई हमारे यहाँ पे कहावत चलती है कि दतिया दलपत राव की जान, दोस्तों ये जीत सके ना कोई नहीं है, ये जान सके ना कोई, तो यही है। उसके बाद हम देखते हैं कि दलपत राव का निधन हो जाता है और उसका बेटा कौन बनता है, रामचंद्र बुंदेला। और रामचंद्र बुंदेला के बारे में हम देखें कि ओरछा का ही शासक था उदोत सिंह। जब हमने ओरछा रियासत पढ़ी थी तब हमने दोस्तों पढ़ा था ना उदोत सिंह के बारे में, भगवान सिंह के बारे में, उदोत सिंह के बारे में। और इनका ही जो दतिया का ही शासक कौन होता है, उदोत सिंह, वह कहाँ बैठता है, ओरछा का शासक उदोत सिंह कहाँ बैठता है, दतिया की गद्दी पर बैठता है। और इस प्रकार से रामचंद्र बुंदेला जो है वो दतिया राज्य का मुगल काल में अंतिम शक्तिशाली राजा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि भगवान राव आ गए। भगवान राव के बाद हमने किसकी बात की थी, शुभंकरण की बात की थी। और शुभंकरण के बाद हमने किसकी बात की है, दलपत राव की बात की है। तो सबसे पहले क्या, रिवीजन साथ साथ करते जाइए, क्योंकि मेरा प्रयास दोस्तों आपको याद कराने का भी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आगे जो हमारी एमपी का जीके स्टार्ट होगा वहां पर भी आप देखेंगे कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी नहीं, मेरी जो कोशिश है वो आपको याद कराने की है। क्योंकि पढ़ तो आप बुक खोलकर खुद भी सकते हैं, लेकिन आपको याद करना है, आपको सुनकर याद करना है, देखकर याद करना है। कुछ ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगी कि आपको जो है वो जीके याद हो जाए। और दोस्तों यदि हम बात करें तो सबसे पहले भगवान राव की बात कर रहे हैं, शुभंकरण की बात कर रहे हैं, दलपत राव की बात कर रहे हैं। दलपत राव के बाद ही हम रामचंद्र बुंदेला की बात कर रहे हैं। और रामचंद्र बुंदेला के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि यह मुगल काल में अंतिम शक्तिशाली राजा था। अब यहाँ पर रामचंद्र बुंदेला है वो चला गया है। और ओरछा का शासक कौन था, या दतिया, सॉरी, हाँ, ओरछा का शासक कौन था, उदोत सिंह। और उदोत सिंह ही अब कहाँ बैठ गया है, यहाँ पर हमारे जो पूरा का पूरा दतिया जो है वहां पर बैठ गया है। अब आगे की कहानी हम देखते हैं कि होता क्या है कि रामचंद्र का लेकिन एक भाई होता है जिसका नाम है पृथ्वी सिंह बुंदेला। रामचंद्र का ही क्या है, भाई है। कौन है, पृथ्वी सिंह बुंदेला, जो दतिया राज्य के सेवड़ा, चूंकि यहाँ पर एक तहसील है। और दोस्तों यदि मैं मेले की बात करूं तो दतिया में बहुत सारे मेले लगते हैं, और जिनमें से दतिया की में ही क्या लगता है, सेवड़ा में ही लगता है उन्नाव का मेला। तो दोस्तों हम बात क्या कर रहे हैं कि रामचंद्र का ही भाई कौन होता है, पृथ्वी सिंह बुंदेला, और जो कहाँ बैठ जाता है, सेवड़ा में। लेकिन सेवड़ा में वह क्या करता है कि स्वतंत्र जागीर की स्थापना करता है या स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है। और इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सिंह बुंदेला को ही इतिहास में रसनिधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका एक और नाम मिलता है रसनिधि,
ये भी हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने प्रताप सिंह के बारे में पढ़ा था कि प्रताप सिंह या दलपत राव ने ही क्या किया था, प्रतापगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था दतिया में। और वैसे ही हमें उपनाम याद करना है किसका, पृथ्वी सिंह बुंदेला का, कि पृथ्वी सिंह बुंदेला को रसनिधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आई होप आप सभी को हिस्ट्री जो है वो स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती जा रही होगी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर हो गया हमारा दतिया। यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन कौन से शासकों ने यहाँ पर बैठी, लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं, ये मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो मैं आगे आधुनिक भारत में बताऊंगी। साथ ही साथ होलकर सिंधिया, जो लोग सोच रहे हैं कि होलकर नहीं पढ़ाया मैम आपने, दतिया नहीं, आपने जो है वो हमारा सिंधिया नहीं पढ़ाया हुआ है, तो मैं उसको ऐसे राजवंशों को जो है वो मैं कवर करूंगी आधुनिक भारत में। और उसका रीजन एक यही है, चूंकि ऐसी रियासतें वर्तमान में भी हैं दोस्तों, और इनका वर्तमान में या आधुनिक भारत में जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना भी आधुनिक भारत में, चाहे वो दतिया रियासत से तो मध्यकालीन भारत में, लेकिन हमारा होलकर और सिंधिया से आधुनिक भारत में पूछे जाने की संभावना होती है, तो मैं उसको वहां कवर करूंगी। अब चंदेरी राज्य की स्थापना दोस्तों, चंदेरी जो है वो हम जानते हैं चंदेरी नगर ओरछा के ही दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और दोस्तों चंदेरी रियासत के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों चंदेरी की साड़ियां आप सभी जानते हैं, चाहे वो चंदेरी की साड़ियों के बारे में बात हो या चंदेरी पर बाबर के आक्रमण की बात हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है चंदेरी। और हम ये क्या कह रहे हैं कि यह दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है, हमारा चंदेरी स्थित है। ये है हमारा ओरछा, और ओरछा का ही जो दक्षिण पश्चिमी भाग है यहाँ पर क्या स्थित है, हमारा चंदेरी स्थित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन आता है और क्या क्या कहता है, क्योंकि हमें इतिहास के बारे में बात करनी है। तो दोस्तों आ गया वो व्यक्ति जिसका नाम था मोरक्को का निवासी इब्न बतूता। और इब्न बतूता की बात होती है तो ये किसके शासनकाल में आया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इसने क्या किया है, रेहला नामक बुक लिखी है। और यदि आपने मेरी हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखे होंगे तो उसमें मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है कि इब्न बतूता ने अपनी जो पुस्तक है रेहला, वह उसकी आत्मकथा थी, और आत्मकथा में ही उसने पूरा का पूरा यात्रा का विवरण या यात्रा वृतांत किया हुआ है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेहला है वो निम्नलिखित में से क्या थी, इब्न बतूता का यात्रा का विवरण था या उसकी आत्मकथा थी, या बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस। तो दोस्तों उसकी आत्मकथा थी, और उसने आत्मकथा में ही उसने यात्रा का विवरण दिया है। और ये कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। साथ ही साथ इसने दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था के बारे में भी लिखा है, और दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था के बारे में तो साथ लिखा ही है। साथ ही साथ यदि हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो जब हमने हिस्ट्री में एमसीक्यू सॉल्व किए थे, क्योंकि मैं एमसीक्यू सॉल्व कराती हूँ, और पूरा का पूरा यदि हम एक फैक्ट पढ़ते हैं या एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके साथ ही हम 10 फैक्ट को कवर करते हैं दोस्तों। एमसीक्यूज वाले लेक्चर को आप देख सकते हैं, मेरा हिस्ट्री एमसीक्यूज का आज लेक्चर जो है वो 3 है, और इसके पहले मेरी 2 लेक्चर आ चुके हैं जहां पर हमने दिल्ली सल्तनत को, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के क्वेश्चन किए हैं और पूरा डिस्क्राइब किया है। तो मैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इसने भारत की यात्रा की थी, और इसने अपनी यात्रा वृतांत में चंदेरी के विषय में लिखा है कि यह नगर चंदेरी जो है वो बहुत बड़ा था और बाजारों में सदा भीड़ लगी रहती थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की शासनकाल में इब्न बतूता ने यात्रा की थी और उसने मध्य प्रदेश के किस स्थल के बारे में लिखा है, तो उसने किसके बारे में लिखा है, चंदेरी के बारे में लिखा है दोस्तों। और साथ ही साथ यदि हम बात करें बाबर की, तो आ गया दोस्तों बाबर, क्योंकि बाबर आता है हमारा पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में। यह युद्ध होता है कि कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों बाबर जो है वो 5 युद्ध लड़ता है, 5 आक्रमण करता है भारत में, और सभी के सभी जो आक्रमण करता है, युद्ध करता है, उसमें विजित होता है। और इस प्रकार से बाबर ने जनवरी 1528 में ही कहाँ आक्रमण किया था, हमारी चंदेरी पर आक्रमण किया था। और हुआ ये था दोस्तों कि जीत कौन गया था, बाबर जीत गया था। अब आगे हम देखेंगे कि चंदेरी पर जो किसका शासन था, तो आगे हम देखेंगे कि मेदिनी राय का शासन था चंदेरी पर। और इस अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी सन 1304 में चंदेरी पर आक्रमण किया था, और पूरा का पूरा जो मालवा था सन 1304-1305 में पूरे मालवा क्षेत्र को, चंदेरी क्षेत्र को
जो है वो क्या कर लिया था, जीत लिया था। और लगभग 1400 ईस्वी तक चंदेरी पर किसका अधिकार रहता है, तो दिल्ली का अधिकार रहता है। और उसके बाद ही यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि किसका अधिकार रहता है यहाँ पर, दिल्ली का अधिकार रहता है और दिल्ली सल्तनत का अधिकार रहता है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था दिलेर खां गौरी। दोस्तों दिलेर खां गौरी, आपको दिलावर खां गौरी याद आ गए होंगे। जब हमने गौर वंश पढ़ा था, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता पड़ी थी, तब हमने पढ़ा था कि दिलेर खां गौरी ने या दिलावर खां गौरी ने ही, जिसका नाम मूल नाम क्या था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि जब हमने दिलावर खां गौरी पढ़ा था, जब मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की बात की थी, तो दिलेर खां गौरी या दिलावर खां गौरी का हमने मूल नाम पढ़ा था, तो वह क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मोनिका जी, पंकज राज जी, तो और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, प्रियंक जी और विजय जी, अभी मैं इनके ही नाम लेने में मतलब याद आ रहे हैं मुझे, वैभव जी, अनुराग जी। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार फर्स्ट क्लास से ही देखते आ रहे हैं, और मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। तो जब मैं कमेंट बॉक्स में आंसर की बात करती हूँ तो आप ज़रूर आंसर कीजिए, क्योंकि जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ आप देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं और याद करते जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरा लाइव वीडियो या लाइव जो है हम जल्दी जुड़ने वाले हैं, तो आप वहाँ पर भी आप इतने दिन से जो आपके क्वेश्चंस थे वो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब तक 1400 ईस्वी तक पूरा का पूरा जो हमारा चंदेरी है या पूरा का पूरा जो मालवा बुंदेलखंड क्षेत्र है वो किसके अधीन था, वो था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अधीन था। लेकिन 1401 में ही दिलावर खां गौरी ने ही क्या कर लिया था, मालवा को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और यहाँ पर ही हम आगे देखा था हमने कि होशंग शाह ने ही, क्योंकि ये किससे संबंधित थे, ये मालवा से ही संबंधित थे, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी, तो मांडू में बसाई थी। और इनका मकबरा भी कहाँ था, तो मांडू में ही था। जो किसने बनवाया था, महमूद खिलजी ने बनवाया था। और मांडू में ही इन्होंने दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली दरवाजे का निर्माण कराया है, दिल्ली दरवाजा जो है वो बनाया है। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा है कि किस प्रकार से अभी हम देखते हुए आ रहे थे कि रामचंद्र होते हैं, रामचंद्र बुंदेला होते हैं, और रामचंद्र बुंदेला जो है वो किस प्रकार के शासक होते हैं। रामचंद्र बुंदेला जो है वो दतिया के शासन करने के बाद में पूरा का पूरा चंदेरी जो था, चंदेरी राज्य में आते हैं। और चंदेरी राज्य में ही हमने हिस्ट्री देखी थी कि मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, जो कि महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है। और महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में आने के बाद इसने चंदेरी के बारे में लिखा है कि इसने क्या लिखा है कि यह जो पूरा का पूरा यह जो रियासत थी वो कैसी थी, वो बहुत बड़ी थी। और यहाँ पर जो है इसके मार्केट में क्या रहता था, बहुत ही जमाव या बहुत ही भीड़ जो है वो रहती थी। साथ ही साथ हमने बाबर के आक्रमण के बारे में देखा कि किस प्रकार से बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया है। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी सन 1304 में और 1305 में आक्रमण किया है, कहाँ पर, मालवा पर। और 1401 में ही क्या किया है, 1401 में ही दिलावर खां या दिलेर खां गौरी के द्वारा मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। 1401 में ही ये पूरा का पूरा जो है वो स्वतंत्र हो चुका है। उसके बाद महमूद खिलजी की बात करें तो दोस्तों महमूद खिलजी के शासनकाल में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या हो गया था कि अनावृष्टि के समय ही इसने क्या किया है कि अनेक ऐसे निर्माण कार्य करवाए गए हैं जो कि लोगों के लिए, चूंकि यहाँ पर दोआब क्षेत्र जो कि हमारा, हम जानते हैं कि पूरा का पूरा ये जो हमारा मालवा या चंदेरी वाला जो क्षेत्र है ये गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र पर ही है। साथ ही साथ इसकी यमुना की भी हम जानते हैं कि चाहे वो केन, बेतवा, चंबल इसकी सहायक नदियां हो, वह मालवा और हमारा पूरा का पूरा बोल सकते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर ही हुआ ये था दोस्तों कि किसानों को राहत पहुंचाने के समय ही इसने बहुत, किसके द्वारा, महमूद खिलजी के द्वारा बहुत सारे ऐसे राहत कार्य किए गए हैं। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि चंदेरी पर अधिकतर मुसलमानों का ही क्या रहा है, शासन रहा है। और यहाँ पर चंदेरी का एक शासक हुआ करता था जिनका नाम था मेदिनी राय दोस्तों। और मेदिनी राय के बहुत अच्छे संबंध थे किसके साथ में, चित्तौड़ के राणा संग्राम या राणा सांगा के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि मुसलमानों के साथ अधिकतम
मुसलमानों ने ही राज किया। लेकिन यहाँ पर ही जैसे ही एक व्यक्ति बैठ जाता है जिनका नाम क्या है, मेदिनी राय, और मेदिनी राय जैसे हिंदू शासक के रूप में बैठता है तो इसके जो संबंध थे वो राणा सांगा के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बाबर ने जो चंदेरी पर आक्रमण किया है वो इसी कारण किया था क्योंकि सबसे पहले बाबर को आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था, राणा सांगा ने बुलाया था। और जब राणा सांगा की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, उसने सोचा था कि राणा सांगा या राणा संग्राम ने ये सोचा था कि बाबर आक्रमण करेगा भारत पर और पूरा का पूरा जो क्षेत्र वह जीतेगा, इब्राहिम लोदी को हराकर वो हमें मिल जाएगा। और ऐसा ही किसने सोचा था, पंजाब के शासक ने सोचा था। तो हुआ ये था कि पूरा का पूरा जो शासक था वो शासन व्यवस्था को क्या था कि बाबर खुद ही एक नए नवीन साम्राज्य की स्थापना कर लेता है जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर होता यही है कि यहाँ पर राणा संग्राम या राणा सांगा की महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। महत्वाकांक्षाएं ये कि हमें पूरा का पूरा राज्य देके चला जाएगा। तब जाकर बाबर क्या करता है, राणा सांगा पर आक्रमण करता है। और राणा सांगा का ही मित्र कौन होता है, मेदिनी राय होता है। तो पहले बाबर राणा सांगा को हराता है 27 में खानवा के युद्ध में, और उसके बाद ही आता है चंदेरी पर और राणा सांगा के ही मित्र मेदिनी राय को हराता है। कब, 1528 में। आई होप दोस्तों आपको दिमाग में ये जो चीजें हैं क्लिक कर रही होंगी या स्टोरी वाइज। तो इस प्रकार से बाबर जो है वो चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बारे में लिखता है कि मेदिनी राय राणा सांगा का अत्यंत विश्वासी आदमी था। और बाबरनामा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी और इसे ही 1484 में 1584 में फारसी में इसका अनुवाद किया गया था अकबर के शासन काल में। दोस्तों बाबर जो है, बाबरनामा है, बाबर की ही क्या है, आत्मकथा है बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। चूंकि हम जानते हैं कि मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। और जब इस तुर्की बाबरनामा का फारसी बाबरनामा में क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है तुजुक ए बाबरी के नाम से किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया है अकबर के ही शासनकाल में सन 1583-1584 में। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो बाबर किसे पराजित कर देता है, मेदिनी राय को पराजित कर देता है। और अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से, अभी हमने चंदेरी के बारे में पढ़ा था, अब हम देख रहे हैं चंदेरी की ही बार चंदेरी के बारे में। हम देख रहे हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर होता है और जहांगीर ओरछा की गद्दी पर किसे बैठाता है, वीर सिंह बुंदेला को बैठाता है। और उसका ही छोटा भाई होता है जिसका नाम था राम शाह बुंदेला, और राम शाह बुंदेला ही क्या बैठता है, बार चंदेरी के गद्दी पर बैठता है। साथ ही साथ दोस्तों ये बार नामक जो स्थान है, अब देखिए चंदेरी कहाँ आ गया है, हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन ये जो बार चंदेरी नामक स्थान ये कहाँ आता है, तो दोस्तों ये आता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मेहरौनी तहसील के अंतर्गत। कहाँ आता है, ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है और मेहरौनी तहसील के अंतर्गत ही एक गांव का नाम है बार चंदेरी। और बार चंदेरी में ही कौन बैठता है, राम शाह बुंदेला। और राम शाह बुंदेला के बाद दोस्तों यदि हम बात करें कि एक व्यक्ति बैठता है जिनका नाम है भरत शाह बुंदेला। तो मैं आपको इतने सारे शासकों के बारे में हमारे पढ़ने का औचित्य ही यही है कि हमें इतना सब कुछ रटना नहीं है, सिर्फ हमें इतना याद होना चाहिए कि बार चंदेरी है। इसकी यदि पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ पर है या निम्नलिखित में से कौन सा शासक है वो बार चंदेरी से संबंधित नहीं है, या निम्नलिखित में से जब हमने देवगढ़ के या गौंड शासकों के बारे में पढ़ा था, गढ़मंडला के गौंड शासकों के बारे में पढ़ा था, तो हमें इतने सारे शासकों के बारे में हर चीज याद नहीं रखनी है दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप एक क्या बनाइए, एमपी का एक मैप बनाइए और पूरा का पूरा आज आपका काम ही यही होना चाहिए कि आप जैसे ही हमारा ये मध्यकालीन भारत खत्म हो जाता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो आप क्या बनाइए, वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप बनाइए। और जैसे ही आप मैप बनाते हैं तो मैंने जितनी भी रियासतें पढ़ाई हैं, चाहे वो केरला राज्य हो, बैतूल वाला क्षेत्र हो गया, या देवगढ़ रियासत हो गया, तो हमारा ये सिवनी छिंदवाड़ा मंडला वाला क्षेत्र हो गया, गढ़मंडला या गढ़कटंगा रियासत वाला क्षेत्र हो गया,
वहां पर ऐसी ही चंदेरी, दतिया, बुंदेलखंड, तो आप मैप बनाइए और उसमें ही जितने भी शासकों के बारे में पढ़ा है तो आप सिनॉप्सिस बना के लिखते जाइए कि ये हमारा जैसे हो गया बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में जितने भी राजाओं ने शासन किया है तो उनके बारे में लिखते जाइए, और जिसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है तो वहां उसे आप कोष्टक में कवर करते जाइए, या रजिस्टर में ही आप इस प्रकार से नोट्स बनाइए कि आपका शॉर्ट भी हो और क्वेश्चन आए तो आपसे बन भी जाए, तो इससे आपका रिवीजन भी आसानी से होगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हर एक चीज रटने की आवश्यकता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि मैं भी अभी एमपीपीएससी स्टूडेंट हूँ दोस्तों। मेरा भी टारगेट एमपीपीएससी है, जो कि मैं 3 बार मेंस दे चुकी हूँ, और मैं इतना ही कहूंगी आपसे कि ये बहुत अच्छा तरीका होता है मेंस के नोट्स बनाने का या प्रीलिम्स के नोट्स बनाने का। और एक बात और, क्योंकि आज बातें ज्यादा हो रही हैं तो मैं आपसे इतना ही और बोल दूं कि प्लस पर मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है अनअकैडमी पर, जहां पर हम मध्य प्रदेश के बारे में, साथ ही साथ जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो पूरा कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट भी कवर करेंगे, पेपर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही कवर करेंगे हम वहां पर। तो हम हिस्ट्री की बात भी करेंगे, हम मध्य प्रदेश की बात भी करेंगे, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी की बात भी करेंगे, हम पूरा उसमें वहां पर कवर करेंगे। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। और जब प्रीलिम्स आएगा दोस्तों, तो प्रीलिम्स के लिए ही एक अलग से कोर्स आने वाला है, और जो कि यूट्यूब पे ही रहेगा। वहां पर हम पूरा का पूरा स्टार्टिंग से ही मध्य प्रदेश पढ़ते आएंगे, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, मेरा यही रहेगा कि आपको याद भी करवाना है। जो नए स्टूडेंट हैं या जो प्रीलिम्स पहले दे चुके हैं या उनका नहीं निकला है तो कैसे क्वेश्चन आता है और आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या तरीका चेंज करना चाहिए, तो मेरी स्पेशल क्लास भी होने वाली है। शायद वो मैं आपको पहले बता दूंगी, वो 1 या 2 दिन के अंतर्गत ही स्पेशल क्लास लॉन्च होने वाली है, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगी। वहां जाकर आपको करना ये है दोस्तों कि आपको वो लाइव क्लास होगी, आप सभी जानते हैं। वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हम बात करेंगे बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और आप क्या करें और क्या ना करें। 10 ऐसे फैक्ट होंगे जो आपकी प्रीलिम्स को निकलवा सकती हैं, और ऐसे ही 10 फैक्ट होंगे जो आपकी प्रीलिम्स को रोक सकती हैं। तो आप मेरा स्पेशल जो क्लास आने वाला है वो जरूर देखिएगा, और जहां मैं आपसे लाइव जुड़ूंगी और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि बुंदेलखंड के जितने भी शासक होते हैं दोस्तों, वो महाराजा या महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण करते थे। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराजाधिराज की, हम चूंकि जानते हैं कि महाराजाधिराज की बहुत सारे शासकों के द्वारा उपाधि धारण की है, लेकिन बुंदेलखंड के जो बुंदेलांचल लगता है, हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र लगता है, यहाँ के शासक महाराज और महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण करते थे। और ऐसा ही होता है दोस्तों कि भरत शाह की मृत्यु के बाद देवी शाह बुंदेला जो है वो चंदेरी के शासक बनते हैं, और देवी सिंह बुंदेला के बाद में दुर्ग सिंह बुंदेला चंदेरी की गद्दी पर बैठते हैं। इनका टाइम पीरियड हमें याद रखना है कि सन 1634 से लेकर 1670, और दुर्ग सिंह का जो शासन काल है वो 1670 से लेकर सन 1687 तक रहता है। और दुर्ग सिंह के बाद ही उसका पुत्र आ जाता है दुर्जन सिंह। तो सबसे पहले क्या आ गया दोस्तों, यदि हम बात करें कि देवी सिंह के बाद में दुर्ग सिंह के बाद में आ गया दुर्जन सिंह। तो सबसे पहले देवी तो दुर्ग, जब देवी है तो देवी क्या है, दुर्गा से याद रख सकते हैं दुर्ग, तो देवी दुर्ग, और दुर्ग के बाद में हमें याद रखना है दुर्जन सिंह क्या होते हैं, अगले शासक होते हैं चंदेरी के। और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो चंदेरी शासक व्यवस्था है वो यही लोग संभालते हैं। और चंदेरी के बारे में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट, हमें आज जो हमने पढ़ा है उसका 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। कि सबसे पहले हमें पढ़ना है कि दतिया राज्य जो है वो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि चंदेरी राज्य की स्थापना किसने की है। चंदेरी की यदि हम बात करें तो बाबर के आक्रमण की बात करनी होगी हमें, यहाँ पर राणा सांगा की बात करनी होगी, इब्न बतूता के साहित्य की बात करनी होगी। साथ ही साथ यदि हम बात करें दतिया रियासत की, तो दोस्तों वहां पर दतिया है तो हमें सेवड़ा तहसील की बात करनी होगी कि सेवड़ा को स्वतंत्र जागीर के रूप में किसने विकसित किया है। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दलपत बुंदेला के बारे में, इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था प्रताप राव। और साथ ही साथ हमें शुभंकरण के बारे में भी बात करनी होगी कि शुभंकरण सिंह बुंदेला के ही शासन काल में ही क्या हुआ था कि 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बुक के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आज हमने 2 बुक के बारे में भी पढ़ा था कि गोरेलाल जी के द्वारा छत्र प्रकाश लिखी गई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये किससे संबंधित है, तो ये शुभकरण के ही मुगल सूबेदारी के संरक्षण में रहते हुए इन्होंने काम किया था, इससे रिलेटेड है।
साथ ही साथ हमने सक्सेना जी की बुक के बारे में भी पढ़ा था, कि तारीख दिलकुशा के बारे में पढ़ा था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक हो जाती है। आप 1-2 बार सिनॉप्सिस बना के याद करेंगे। साथ ही साथ यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के ही हमारे जो चैनल है वैशाली दुबे पीडीएफ, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। साथ ही साथ आप मुझसे किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन से संबंधित या एग्जाम से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर ये है दोस्तों 8989920864। साथ ही आप जो हैं वो मैं इतना ही कहूँगी कि अपने नोट्स बनाते जाइए, तैयारी करते जाइए। कल का जो हमारा वीडियो होगा, कल का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और जहाँ पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रियासत की 12 रियासतों के बारे में। देखेंगे हम कि किस प्रकार से वो 12 रियासतें जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में, दोस्तों ऐसी रियासतों के बारे में भी हम जानेंगे जिनका कभी नाम ही नहीं सुना है, या जिनका हम नाम सुनते हैं कि हमारा छतरपुर हो गया, तो छतरपुर के अंतर्गत किस शासक ने शासन किया है। तो ये जो टॉपिक होगा कल का बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों, और बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें डिटेल में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। मैं उसमें डिटेल में कंटेंट बिल्कुल भी लेके नहीं आ रही हूँ, लेकिन जितना लेके आ रही हूँ वो याद जरूर करना है, क्योंकि आपको वो नोट्स बनाते जाने हैं। और साथ ही साथ रियासत के बारे में तो जरूर देखना है कि 12 ऐसी कौन कौन सी रियासतें हैं जो हमारे बुंदेलखंड की हैं और हमें पता भी नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और जल्द ही मेरी लाइव क्लास होने वाली है दोस्तों। तो और साथ ही साथ घर पर रहकर सरकार का सहयोग भी कीजिए, और लेक्चर जो है वो देखते रहिए, बनाते रहिए नोट्स। धन्यवाद।